बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम ओ लेवल्स के क्वेश्चंस जो हम कर रहे थे उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 37 करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये रिवीजन या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। उसके अंदर है द डायग्राम शोज दैट द सर्किट कंटेनिंग 2 एमीटर्स एंड 3 रजिस्टर, 2 एमीटर और 3 रजिस्टर। तो अभी क्या है, विच ऑफ द एमीटर विल शो द करंट इन रजिस्टर R2। बताइए, ये 2 एमीटर हैं और 3 रजिस्टर्स हैं। अब तुम ये जानते हो करंट कहां से चलना शुरू होगा, यहां से। अगर इसमें से गुजर रहा है तो जितना करंट एमीटर से गुजरेगा उतना ही R1 में से गुजरेगा, उतना ही R2 से, उतना ही R3 से, और वही करंट ये भी। अगर यहाँ पे 1 एम्पियर आ रहा है तो सब में से कितना करंट गुजरेगा? 1 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द एमीटर्स विल शो द करंट इन रजिस्टर R2 का। तो बताइए, इसमें भी 1 एम्पियर, तो इसका मतलब क्या है, दोनों एमीटर असल में रजिस्टर R2 के अंदर से गुजरने वाले करंट को शो कर रहा है। तो क्या कहेंगे, बोथ एमीटर्स X एंड Y, ये दोनों शो कर रहे हैं। समझ रहे हैं? हाँ भाई, क्लियर हुई बात? अब देखें, ये चेक कीजिए, एन एमीटर एंड 18 ohms रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज कनेक्ट, देखिए एक एमीटर और एक रजिस्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, करंट यूं ही फ्लो कर रहा है विद द बैटरी, ये बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। द रीडिंग ऑन द एमीटर, एमीटर पर रीडिंग क्या आ रही है? 0.5 एम्पियर, 0 भी लिख दिया इन्होंने, यानी कि 2 डिजिट्स है सिग्निफिकेंट। द रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड द एमीटर कैन बी इग्नोर्ड। अगर मैं इग्नोर कर दूं रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स असल में क्या कहलाती थी? वोल्टेज, है ना? वोल्टेज इनसाइड द बैटरी और टर्मिनल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह रहा है, अच्छा बताइए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा होती है या वोल्टेज? अभी भी इसके ऊपर आप लोगों नहीं समझिए, आप ये कहते हैं सेम, लेकिन एक चीज मैंने, अगर अभी भी इसके ऊपर आप लोगों में इबाहम है तो एक अजीब, भाई देखिए, एक सेल है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो, जब अंदर केमिकल रिएक्शन होगा तो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स बिल्डअप होंगे, उनमें एनर्जी ज्यादा होगी ना। लेकिन बताइए, वो एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स मूव करके जब टर्मिनल तक पहुंचेंगे तो बताइए उनकी एनर्जी बढ़ चुकी होगी या कम हो गई? कम। अच्छा, कितने जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी सेल की, उसने उस सेल की एनर्जी को क्या कर दिया होगा? कम, रिड्यूस कर दिया। अब अगर आप एक बैटरी लेके आते हैं, उस पर लिखा है 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, कितना लिखा है? तो सेल के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो 3 से अंडर स्टूडेंट के क्या होनी चाहिए? क्योंकि रेजिस्टेंस ने कुछ ना कुछ एनर्जी खा ली होगी। नहीं समझे? बात समझ में आई? तो जो सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो कहलाती है ईएमएफ, और जो टर्मिनल्स पे आती है वो कहलाती है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे बताइए, ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस? ईएमएफ अंडरस्टूड है, ये आप दिमाग में रखिएगा, आप ना भूलिएगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि ईएमएफ जो अंदर प्रोड्यूस हुआ है वहां से टर्मिनल तक पहुंचने में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, कोई ऑफर ही नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है? बराबर हुआ दोनों। कि अगर 3 वोल्ट पहुंच रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो प्रोड्यूस भी कितना हुआ? 3। तो यहां पे ये जो ये कह रहा है ना ईएमएफ, ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है? वोल्टेज की, क्योंकि ये क्या कह रहा है? इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पे क्या है, एमीटर कैन बी इग्नोर्ड, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ द, देखो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर और उनको, तो इसका मतलब क्या है कि आपने वोल्टेज, हाँ, तो फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू आई आर। आई कितना है? 0.50 और मल्टीप्लाई बाय 18, 18 पंजे 90, तो 9.00 होना चाहिए, ये 9.0 होना चाहिए। बताइए आंसर 9.00 लिखूं या 9.0 लिखूं? नहीं समझे, जब मैं आंसर मेंशन करता हूं तो मैंने सिग्निफिकेंस वो लिखनी होती है जो इसके अंदर गिवन है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? 18। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो 9.0 करेंगे। देखो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 10 दो। अच्छा 0.50, इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं सारे काउंट होते हैं। इसके भी कितने? 2। तो आंसर के भी कितने होने चाहिए? 2। अब अगर मैं लिखता हूं 9.0 तो कितने सिग्निफिकेंट आए? नहीं, ये कितने सिग्निफिकेंट है? 2 है ना। पॉइंट के बाद वाला 0 माना जाता है,
आप तो बोल रहे आगे मान रहे हैं, 2 तो आगे वाला माना जा रहा है ना, तो एक ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ, तो कितने हुए? अगर मैं लिखता 9.00 तो ये कितने सिग्निफिकेंट हो जाते? तो मैंने 3 तो नहीं लिखने, मैंने कितने लिखने? इसका मतलब क्या है कि अगर 9 लिखा हो और 9.0 लिखा हो तो कौन सा ज्यादा बेहतर हो? 9.0। हाँ 0.50 में भी 0 है। जीरो देखो, 0.50 में पॉइंट से पहले वाला डिजिट अगर 0 है तो वो काउंट, मैं उठा देता हूँ, पॉइंट से पहले वाला डिजिट जो होगा वो काउंट नहीं होता। एक बात बताऊं, इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। यहां तक बात कही जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंटनी पे बैठते थे ना, और ऊंटनी को चलाने के लिए जो चाबुक होता था या जो छड़ी होती थी, वो ऐसा भी हुआ है कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से गिर गई हो और लोग जो थे ना वो उठाने के लिए झुकने लगते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते थे, अपनी ऊंटनी बिठाते थे। ऊंट को खड़ा करना बिठाना बहुत मुश्किल है। ऐसा भी आपने किया है कि आपने पूरी ऊंटनी बिठाई है, आप उतरे, आपने चाबुक पकड़ा और दोबारा से ऊंटनी पे सवार। क्यों अपना काम है? अपना काम खुद करो, मिसाल सेट करना। मिसाल सकते हैं ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना, हमेशा ऐसा नहीं होता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा ये करके दिखाया ताकि लोगों को ये चीज समझ में आए कि आप, कल हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल निजी जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी वाइफ की जो जिंदगी थी, आपको पता है वो जिंदगियां जो हैं वो भी किताबों के अंदर लिखी हैं और लाइब्रेरी में रखी है कि आप उठा के पढ़ सकते हैं। क्यों? यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक सबके लिए मिसाल थे। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम क्या चाहते हो कि अगर आपने अपनी कोई निजी जिंदगी के हवाले से कुछ लिखा हो तो क्या आप चाहोगे मैं किसी दूसरे से शेयर करूं? और वो नबी थे और उन्होंने अपनी तमाम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज जितनी भी थी उनके हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जितनी भी निजी जिंदगी मिलती है वो सब की सब बुक की फॉर्म में मिल रही है। जबकि आपका कोई भी लीडर, एक होता है लीडर, लीडर अपनी निजी जिंदगी, जबकि ये कहते हैं कि जो लीडर आपका बन रहा है ना उसकी एक एक चीज आपके इल्म में होनी चाहिए, लेकिन कोई भी लीडर बड़े से बड़ा दुनिया का आ जाए वो अपनी कभी घरेलू लाइफ जो होगी ना जिंदगी वो कभी भी एक्सपोज नहीं करेगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक पॉइंट, एक एक लम्हा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लिखा है। और लिखने के बाद ये नहीं है कि बड़े उलमा है उनके हाथों में किताब महफूज है कि तुम जाके पूछोगे उनसे, नहीं, वो ऐसे रखी है किताब की तरह कि तुम जब चाहो निकाल के पढ़ो हदीस की शक्ल में। तो ये एक बहुत बड़ा काम था जो कि इस दीन में, वरना आप जितने भी पैगंबर हैं उनमें आपको ये चीज नहीं नजर आती, लेकिन आपके नबी जो है उनके लिए ये चीज और बाकायदा करी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम चीजों को डिस्कस करते थे और करने का मकसद ही है था कि आने वाली जिंदगी में वहाम ना रहे लोगों को, कोई परेशानी। सर कुछ जो चीजें थी ना, जैसे अभी आपने बोला दूसरे नबियों की ये नहीं थी, कुछ नबियों का जिक्र है जो उनकी पर्सनल लाइफ जो थी ना उनके बारे में कुरान में कहीं ना कहीं जिक्र मिलता है। बिल्कुल, और कुछ नबियों के मुतालिक पर्सनल लाइफ का जो जिक्र मिल रहा है ना कुरान में, वो कुरान में उसको बयान कर रहा है। लेकिन हमने क्या किया, हम यानी कि जो उनके सक्सेसर थे, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी जिंदगी के मुतालिक बातें बयान की जा रही हैं वो तमाम की तमाम बातें कुरान ने बयान नहीं की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के जो साथी थे, दोस्त थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनकी निजी चीजों को खुद से तहरीर करते थे। तो अब आप मुझे ये बताएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डांट के मना भी करते थे? जो कुरान में आता है आप सब कहते हैं भाई ये कुरान में आएंगे इसको रखो बाकी मत लिखो, क्या आपने कहा? आपने नहीं कहा। जो दूसरे अंबिया हैं उनमें से किसी नबी ने अपने सक्सेसर को ये नहीं कहा, अपने फॉलोअर्स को नहीं कहा, अपने सहाबा को ये नहीं कहा कि तुम मेरी निजी जिंदगी भी लिखो, और ना ही किसी ने लिख के सेव की। लेकिन आप की क्यों सेव की? क्योंकि ये रहती दुनिया तक, आखिरी उम्मत तक वो काम आपने आगे लेके चलना था। चले खैर, अब आप देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गई, आगे चले। पॉलीथीन रॉड रिपल्स एन इन्फ्लेटेड बलून हैंगिंग फ्रॉम द नैलॉन थ्रेड। एक बलून है, एक गुब्बारा है, और आपने इस गुब्बारे को एक नैलॉन थ्रेड के साथ क्या कर दिया? हैंग कर दिया। अब ये बताइए, आपके जहन में आना चाहिए बलून जो होता है रबर का, वो इंसुलेटर है, अगर मैं उस पर चार्जेस डिपॉजिट करूंगा तो उसके ऊपर चार्जेस डिपॉजिट होने के बाद ठहर जाएंगे, मूव नहीं करेंगे। जब वो ठहरेंगे तो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंपैक्ट को शो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब ये क्या कहता है, व्हाट चार्ज मस्ट द रॉड एंड द बलून कैरी?
द पॉलिथीन रॉड रिपल्स इन्फ्लेटेड बैलून। अगर मैंने इसको हैंग किया है, जब मैं एक रॉड लेके आता हूं तो इससे ये क्या कर रहा होता है, रिपल। तो रिपल्जन किसमें होता है, लाइक चार्जेस। सेम चार्जेस लाइक का मतलब क्या है, सेम चार्जेस रिपेल करेंगे। अगर ऑपोजिट हुए तो अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो इसमें रॉड एंड बलून कैरीज लाइक चार्जेस। ऑपोजिट होंगे तो क्या होंगे। अच्छा तुम ये बताओ कि अगर ना ही अट्रैक्ट और ना ही रिपेल करते तो दोनों न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि दोनों के ऊपर चार्जेस। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं ग्रेट। ये नहीं कहेंगे कि चार्जेस नहीं है, इसका मतलब क्या है, रॉड के ऊपर सम ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस और बलून पे सम ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैंने कहा चार्जेस हैं ही नहीं, बताओ कोई मटेरियल ऐसा हो सकता है इसमें चार्ज ना हो। मटेरियल किस चीज से मिलकर बना होगा, नहीं एटम। एटम के अंदर चले जाइए तो आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो होगा ना, और न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन भी होगा। इलेक्ट्रॉन तो हटा दो चलो लेट्स सपोज, लेकिन आप न्यूक्लियस तो रहेगा ना। तो क्या कोई मैटर मटेरियल बगैर चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, नो। अच्छा अगला देखो, द सिंबल व्हिच इज यूज्ड द यूनिट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। हाँ भाई, करंट के लिए सिंबल क्या यूज किया जाता है, एम्पियर, और रेजिस्टेंस के लिए ओम। तो ये बी आंसर। द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग 3 मीटर्स x, y एंड z। 3 मीटर्स हैं, 1 मीटर x है, 1 मीटर z है और दूसरा क्या है, y। अब तुम खुद सोचो कि अगर ये मीटर्स एमीटर हो, क्या हो, तो बताइए यहां से करंट आया, यहां पे पहुंचा, इधर इधर से दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बताओ ये जो रेजिस्टर R है, इसमें से जो करंट गुजरेगा वो कौन शो कर रहा होगा, X। जो करंट इसमें से नहीं गुजर सक रहा होगा वो कौन शो करेगा, Y। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जो टोटल करंट चला था यहां से, सारी चीजें समझ में आ गई, इन टर्म्स ऑफ एमीटर सब समझ में आ गया। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि यहां पर व्हाट द मीटर x, y एंड z, x, y और z क्या है। अच्छा इसमें ही मुझे बताओ, यहां तक, यहां से तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मुझे ये बताइए जो y मीटर लगाया गया, कौन सा मीटर, y मीटर। मैं इस y मीटर को क्या वोल्ट मीटर कह सकता हूं, नहीं सर। देखो मैं इस वजह से वोल्ट मीटर कह सकता हूं क्योंकि ये y मीटर जो है ये अक्रॉस लगा हुआ है। ये Y मीटर इसमें से ना गुजरने वाले करंट को भी शो कर रहा होगा, और Y मीटर पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल वोल्टेज को भी शो। अगर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया यहां पर तो वो मुझे पोटेंशियल बताएगा किन दो चीजों के दरमियान, A एंड B, यानी कि X और R के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मुझे R का पोटेंशियल सिर्फ चाहिए तो मेरा ये वाला कंपोनेंट जो है ये मैं यहां से हटाऊंगा और कहां कनेक्ट करूंगा, इस जगह पे। अभी बताइए अगर मैं इसको यहां कनेक्ट कर देता तो वोल्ट मीटर मुझे क्या बताता, आर की डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, आर पे ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल बता, और आर में से गुजरने वाला करंट क्या बता रहा है, यहां पे आपके पास एक्स शो पे। तो खैर अभी जो आप इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है वो हम देखते हैं। उस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भाई कि इसमें से x जो है वो क्या कह रहा है, ये एमीटर है। तो बताइए x एमीटर होना चाहिए क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। कैसे लगा है, तो बताइए x सीरीज में रेजिस्टेंस के, तो x क्या होना चाहिए, एमीटर, एमीटर वोल्ट नहीं। अब y चेक कीजिए, y चूंकि अक्रॉस लगा है तो क्या होना चाहिए, y वोल्ट। अच्छा गैल्वेनोमीटर भी सीरीज में लगता है, पैरेलल नहीं लगता। अब देखो गैल्वेनोमीटर, देखे बिल्कुल सही, मेरी एक बात समझिएगा। एक होता है एमीटर, हमेशा सीरीज में लगेगा, एक होता है वोल्ट मीटर, हमेशा पैरेलल। कोई मुझे बता सकता है कि एमीटर को मैं सीरीज में क्यों लगा, एमीटर क्योंकि वो करंट मेजर करना होता है, और करंट मेजर करने का मतलब क्या है कि जब सीरीज में लगाओगे तो जितना करंट इसमें से गुजरेगा उतना ही करंट आगे गुजरेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो करंट मेजर कर रहा होगा ये गुजरने वाली चीज का करंट मेजर कर रहा होगा, नहीं समझे। तो एमीटर हमेशा कैसे लगता है, सीरीज में, क्यों, क्योंकि वो मेजर क्या करता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है, क्यों, क्योंकि वो डिफरेंस मेजर कर रहा होता है पोटेंशियल का, क्रॉस के रेजिस्टेंस से पहले क्या एनर्जी थी, वोल्टेज एनर्जी कहलाती है, और रेजिस्टेंस के बाद तो अक्रॉस लगेगा। तो कैसे अक्रॉस का मतलब क्या होता है, सीरीज या पैरेलल, पैरेलल।
तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा और वोल्ट मीटर हमेशा, क्योंकि एमीटर से हमेशा करंट मेजर होता है वोल्टेज, और वोल्ट मीटर से हमेशा वोल्टेज मेजर होता है करंट नहीं। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव डिवाइस है, जब तबीयत चाहिए आपने उससे करंट मेजर कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, मेजर नहीं किया, करंट को क्या किया, डिटेक्ट, और जब तबीयत चाहिए आपने वोल्टेज को डिटेक्ट कर। अब अगर मैं गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज डिटेक्ट कर रहा हूं तो मैं गैल्वेनोमीटर को कैसे लगा दूंगा, पैरेलल, और जब मैं चाहूंगा गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर कर दूं, करंट डिटेक्ट कर दूं, तो मैं उसको कैसे, ये भी सब दोनों चीजें। तो इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम सीरीज में लगाना चाह रहे हो या पैरेलल, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। अब जैसे हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के अंदर आपने देखा गैल्वेनोमीटर पैरेलल लगा, तो इसका मतलब क्या है कि हम डिफ्लेक्शन मेथड के अंदर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल के लिए हमने पैरेलल, लेकिन अगर आप उसको सीरीज में लगा देंगे तो वो क्या चीज मेजर करना होगा, करंट। उसकी जगह वोल्टमीटर यूज कर सकते हैं। नहीं, वोल्ट मीटर मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। वहां पे हमने डिटेक्शन करनी थी कि आया के पोटेंशियल का डिफरेंस है या नहीं, करंट है या नहीं, वोल्टेज है या नहीं, कितना है, इससे कोई फर्क नहीं। आपको याद है जो गैल्वेनोमीटर आपने हाफ डिफ्लेक्शन में यूज किया था, उसकी यूनिट क्या थी, क्या वो एम्पेयर में मेजर कर रहे थे गैल्वेनोमीटर? क्या वो वोल्टेज में मेजर कर रहे थे? क्या उनसे यूनिट नहीं, ओम्स तो रजिस्टर होता है, ओम में आज तक कोई चीज, ओम सिर्फ कैलकुलेट किया, कोई मीटर नहीं देखा, उसकी कोई यूनिट क्या नहीं, उस पर लिखा क्या होता था, हाफ डिफ्लेक्शन होता था, हाफ डिफ्लेक्शन होता था। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या है कि पहले उसको 20 पे सेट करते थे, फिर जब कीज निकालते थे तो खुद बता देते थे। तो मुझे ये बताओ 20 क्या चीज थी, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है थीटा। थीटा, क्या होता है वो, एंगल, क्या होता है एंगल। एंगल की कोई यूनिट नहीं होती, डिग्री, जो आप डिग्री बोलते हो, ये डिग्री तो मल्टीपल यूनिट्स आपके पास बहुत सारी आएंगी, लेकिन ना वो जो थीटा लिख रहे हो तुम, ना वो वोल्टेज है और ना ही करंट है, बल्कि आपको डिफ्लेक्शन जो कर रहा है कि जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज, उतना ही ज्यादा करंट, लेकिन उसके ऊपर कभी भी वोल्टेज या करंट क्योंकि मेजरमेंट नहीं है, वो सिर्फ आपको बता रहा है कि ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है या कम है या नहीं। भाई एक तार है, उसमें करंट गुजर रहा है, आपने चेक करना वोल्टेज ज्यादा है या कम, तो आप हाथ लगा के चेक करेंगे ना, हाथ लगाएंगे, अगर झटका जोर का लगाया तो कहेंगे ज्यादा आ रहा है, और अगर हल्का झटका पड़ा है तो आप कहेंगे कम। लेकिन अगर हाथ लगा के झटका आपको ज्यादा लगा और आपसे पूछे कि था कितना ये बताओ, तो तुम नहीं बता सकते ना, क्योंकि तुम्हारा काम तो सिर्फ चेक करना है कि वोल्टेज आ रहा है नहीं। आपके बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल ऐसे ही गैल्वेनोमीटर से जस्ट चेकिंग के लिए डिफ्लेक्शन को चेक करता, यूनिट नहीं पता। प्रेजेंस, हाँ बिल्कुल, प्रेजेंस को चेक करता। अगला देखें, इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड, बताओ। वोल्ट। ओम किसका होता है, रेजिस्टर। एम्पेयर और वॉट क्या होता है, पावर। ग्रेट, जबरदस्त भाई। और कौन था, जबरदस्त। चलिए, द सर्किट शोज द डायग्राम कंटेन अननोन कंपोनेंट एक्स, एक अननोन कंपोनेंट है ये एक्स, ये कोई रेजिस्टर हो सकता है, इसका वोल्टेज कौन मेजर कर रहा है, ये वोल्ट मीटर, और इसमें से गुजरने वाला करंट का मेजर है, ये हो गई बैटरी। अब जब मैं ये एक्स कंपोनेंट लगाऊंगा तो इसके दरमियान एक ग्राफ बना, और ग्राफ देख रहे हैं कैसा है, स्ट्रेट लाइन। जब ग्राफ मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, जब ग्राफ क्या आने लगे, एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज और करंट वेरीज डायरेक्टली विद ईच अदर, यानी कि रेजिस्टेंस R जो है वो क्या है, कांस्टेंट। जब R कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब क्या है, जो तार है वो कॉपर वायर है। याद है आपके पास 3 तरह के वायर होते थे, यस सर, एक होता था जिसमें लाइन स्ट्रेट होती थी तो हम कहते थे कॉपर कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर। एक होता था बल्ब फिलामेंट, एक होता था बल्ब फिलामेंट, एक होता था थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के अंदर, अब बताइए, जो बल्ब फिलामेंट होता था, बताइए उसमें करंट बढ़ता था कम होता था, बल्ब फिलामेंट, अब खुद बताना भाई। सर करंट उसमें, सुनो सुनो, बल्ब का क्या चीज है, फिलामेंट। देखो समझना, तुम कह रहे हो ना बढ़ता था, इसको जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिएगा। जब इसमें से करंट पास करते हो फिलामेंट से, तो ये गर्म होता है, तो हीट निकलती है। अभी बताइए, बल्ब में से जब हीट निकलेगी, बाहर आ रही होगी हीट, तो बताइए रेजिस्टेंस इसकी बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी, आर की वैल्यू, जब हीट बाहर आएगी तो रेजिस्टेंस आर बढ़ने लगेगी ना। बताओ, रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट कम। तो इसका मतलब क्या है कि बल्ब फिलामेंट जो होता है, इसके अंदर करंट क्या होगा, कम।
जब करंट कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए बल्ब फिलामेंट का, वोल्टेज की तरफ झुकना चाहिए, करंट से क्या हो जाना चाहिए, दूर जाना चाहिए। ये वाला जो लाइन ड्रॉ की है ये किसके लिए, बल्ब फिलामेंट। किसकी है, मुझे कैसे पता लगा बल्ब फिलामेंट है, क्योंकि ये करंट से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। करंट से दूर होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ रहे हैं। दूसरा क्या चीज होती है, दूसरी होती है थर्मिस्टर। क्या होता है, जानते हैं थर्मिस्टर क्या होता है, देखा है कभी, देखे आईसी देखी है आपने, ट्रांजिस्टर देखा है, जो आईसी गोल सी होती है जो कि सर्किटरी के ऊपर लगी होती है, यूएसबी खोलते के अंदर एक आईसी नहीं होती, इंटीग्रेटेड चिप होती है। चिप का मटेरियल देखा आपने, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, सिलिकॉन का, ब्लैक कलर का। ये बिल्कुल ब्लैक कलर का ऐसा ही मटेरियल होता है जो कि किस चीज को बनाता है, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर उसी तरह का छोटा सा ब्लैक कलर का मटेरियल होता है। समझ रहे हैं। देखा कहाँ कहाँ है आप, ये आपने देखा, ये इसको खोलोगे ना, ये सेंसर है ना, इसके अंदर थर्मिस्टर होता है। इसको आप खोलते हैं, यानी कि रिमोट जो एक्सेप्टर होता है ना, उसमें हर जगह पे आपको मिलेगा। ये मोबाइल के अंदर भी होता है। तो एक थर्मिस्टर एक ऐसी छोटा सा रिसेप्टर होता है जो सिग्नल्स को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद जब उससे सिग्नल रिसीव होते हैं ना, तो करंट को क्या करा देता है, फ्लो। थर्मिस्टर की सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो होती है, एक तरीके से अगर समझने के लिए समझो, तो वो जो सोलर पैनल होता है, बताइए, हीट गेन करके करंट प्रोड्यूस कर, यानी कि जितनी ज्यादा हीट उतना, ये उल्टा नहीं है बल्ब से, वहां पे जितनी ज्यादा हीट निकलेगी करंट उतना कम होगा। थर्मिस्टर उल्टा काम करता है। अब ये आपको पता है ये काम क्यों उल्टा कर रहा होता है, कोई बता सकता है? ये मैंने बताया था जब पढ़ाया, जो अभी मैंने बात बताई तो समझ में आई कि ये काम क्या कर रहा होता है, उल्टा। अब ये मुझे बताइए कि वो क्या वजह होती है कि अगर हीट फिलामेंट से ज्यादा निकल रही है तो करंट को रोका जा रहा है। रेजिस्टेंस क्यों, हीट ज्यादा निकल रहा है। देखें, ये एक तार है, बल्ब का फिलामेंट, बड़ा करके देखा, इसमें से जब तुम करंट को पास करोगे तो करंट ऐसे ही सीधा सीधा पास हो जाएगा ना। जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे तो सीधे 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 जा रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ पे चले गए, इधर उधर नहीं घूमे, तो इसका मतलब क्या, करंट ज्यादा पास हो रहा है। अब ये बताओ कि अगर मैं इसको हीट करना शुरू करूं, क्या उसके साइज भी छोटा हो जाएगा? नहीं, साइज नहीं, जब मैं इसे हीट करना शुरू करूं तो बताओ ये जो पार्टिकल है उनमें कौन सी मोशन बढ़ जाएगी, रैंडम। पार्टिकल सीधे नहीं जाएंगे बल्कि क्या होने लगेंगे, तो जब वो पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेंगे, अपनी मोशन को खराब करने लगेंगे, तो जो पहले गुजर के जा रहे थे उनमें मुश्किल होगी, नहीं समझे, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल को आगे जाने में अगर उनकी मूवमेंट स्ट्रेट नहीं हो पा रही है, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं हीट करने से, तो इसका मतलब क्या, अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, तो रेजिस्टेंस नहीं। आप जब हीट देते हैं ना, तो करंट को फ्लो लेफ्ट से राइट कराना है। आप जो हीट दे रहे हैं वो रैंडमली हीट दे रहे हैं, तो करंट तो पार्टिकल्स तो ऐसे वाइब्रेट करना शुरू करेंगे ना, हर डायरेक्शन में, यूं 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 यूं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैं हीट दूंगा करंट के फ्लो पे क्या होगा, इफेक्ट आ जाएगा। भाई एक चीज, बहुत सारे बंदे एक स्ट्रेट पाथ पे एक पाइप में दौड़ रहे हैं, अगर मैं पाइप को हिलाने लग जाऊं तो उनके दौड़ने में फर्क आ जाएगा ना, स्ट्रेट पाथ में तो नहीं जा सकेंगे। हाँ, हो सकता है कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जिसपे लगने वाली फोर्स या हीट इन द डायरेक्शन भी हो सकता है, तेज पहुंच जाए। ये चीज समझ में आई। ये काम हो रहा होता है कि इफ वी प्रोवाइड द हीट, random motion of the particles increases, which increase their resistance and the amount of current is going to be reduced. ये कहलाता है बल्ब फिलामेंट। ये मुश्किल चीज तो नहीं है ना, ये दिमाग में रह जाएगी। हाँ भाई, समझ में आई बात। अब दूसरी चीज, थर्मिस्टर में क्या होता है, थर्मिस्टर में ये होता है कि थर्मिस्टर जो होता है वो उल्टा काम कर रहा है। जब मैं हीट देता हूं तो वो और तेजी से करंट फ्लो करने लग जाता है। उसमें होता ही है कि इसके अंदर जो थर्मिस्टर मटेरियल होता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री नहीं होते, टाइटली बाउंडेड होते हैं, पेयर की फॉर्म में। समझ रहे हो, जब इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेता है तो फिर वो इजीली मूव, तो वो फ्री तो रहा ही नहीं। समझे। तो बताओ, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे, सारे पेयर्ड है,
अब जब मैं यहाँ पे करंट को पास कराने के लिए इलेक्ट्रॉन कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन लाओ, तो क्या ये प्रोवाइड कर सकेगा इलेक्ट्रॉन? वो तो कहेगा नहीं जी, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरे 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 हैं, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन फ्रीज हुए हैं, पेयर बनाए हुए हैं, नहीं हिल रहे। अब तुम क्या करते हो, जब तुम इसे हीट प्रोवाइड करते हो तो वो हीट इन पेयर्स को क्या कर देती है? जब पेयर को हीट ब्रेक करेगी, इसका मतलब क्या है कि वो हीट असल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रही है आपको। तो जितना गर्म करोगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उतना ही करंट क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो करंट ज्यादा मिलेगा, कम करोगे तो करंट कम। तुम्हें समझ में आई बात? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बेल बजी है, ये बेल बजी क्यों है? क्योंकि करंट फ्लो करते हुए बेल तक पहुंचा। ये जो बेल बजी है, ये बेल है, ठीक है ना, करंट फ्लो करते हुए बेल तक पहुंचा। अगर मैं इसके दरमियान में ये वाला थर्मिस्टर लगा दूं, ठीक है, बस एक खत्म, थर्मिस्टर लगा दूं, अगर मैंने थर्मिस्टर लगा दिया तो बताओ नॉर्मल कंडीशन पे क्या करंट फ्लो कर सकेगा? नहीं सर। तो बेल ऑफ रहेगी। लेकिन इस थर्मिस्टर को अगर तुम हीट, सपोज के कहीं पे कोई आग लग गई, टेम्परेचर बढ़ा और हीट इतनी से मिली, तो ये करंट फ्लो करा देगा। जब करंट फ्लो कराएगा तो इस बेल क्या हो जाएगी? तो इसका मतलब क्या है कि ये थर्मिस्टर ऐसा हीट सेंसर इस्तेमाल होता है। क्या? सेफ्टी अलार्म्स में हीट सेंसर इस्तेमाल होता है। तो फिर सर वो जो शावर होते हैं अक्सर जगह पे होते हैं ताकि वो आग से तो वो भी इसी के ऊपर काम करते हैं। सेंसर लगा हुआ होता है, सेंसर हीट गेन करके उस शावर को ऑन कर देता है। गर्मी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर जो होता है, जो गर्मी की वजह से बिल्डअप होता है, बाज जगहों पे ये भी होता है कि हीट ज्यादा बढ़ जाती है या गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। लेकिन मामला ये है कि जो गर्मी आपके पास नॉर्मल बढ़ रही होती है, उससे सेंसर हमेशा ऊपर रखा जाता है। मसलन अगर सेंसर खराब हो जाए तो बजने नहीं लगेगा जबरदस्ती, तो उसके अंदर भी इम्पैक्ट आ सकता है। अल्लाह 44 मोटी